हेलो गाइस। मुझे नहीं पता कहानी में क्या गड़बड़ी हो रही है। 2 दिन से बिल्कुल भी व्यूज नहीं आ रहे हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ पर आप सब लोगों को शायद कहानी पसंद ही नहीं आ रहे हैं। आप सब लोग मुझे ये भी नहीं बताते कि आपको ऐसा कौन सा पार्ट है जो पसंद नहीं आ रहा है। उस हिसाब से मैं अपनी राइटिंग को बेहतर बनाऊं पर आप लोग तो जैसे साइलेंट रीडर बन गए हो। खैर अब ये सब बातें छोड़कर शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। कुछ देर तक इसी तरह से उन सभी गुंडों को घूरने के बाद आरजू और रमन वापस घर आ गए। आरजू उसी तरह से गाड़ी की बोनट से चढ़कर दीवार कूदकर गार्डन में आ गई। वही रमन गाड़ी सीधा अंदर ले गया क्योंकि रमन कुछ इम्पोर्टेंट काम है कहकर निकला था, इसलिए बाकी बॉडीगार्ड ने उस पर शक नहीं किया क्योंकि अक्सर अरमान के बॉडीगार्ड्स को किसी काम की वजह से बाहर जाना पड़ता था। अगली सभा कपूर मेंशन। अरमान सुकून को गले लगाकर सो रहा था। इस वक्त सुबह के 5:30 बज रहे थे तभी अरमान का मोबाइल बजा। अरमान की आंखें धीरे से खुली तभी उसके सामने सुकून का छोटा सा चेहरा दिखा जो कि सोते वक्त काफी क्यूट लग रहा था। अरमान ने झुककर उसके लिप्स पर हल्का सा किस करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग माय सनशाइन। इतना कहकर अरमान उठकर बैठ गया। उसने अपना मोबाइल उठाया। मोबाइल पर शो हो रहे नाम को देखकर अरमान की आंखें सर्द हो गई। अरमान ने फोन उठाकर अपने कान से लगाया। उधर से राहुल ने कहा, सर हमें खबर मिली है आज डेविडसन मुंबई आएगा। राहुल की बात सुनकर अरमान के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। अरमान ने कहा, टीम अल्फा को मैसेज पहुंचा दो क्योंकि इस बार आखिरी बार होगा और डेविडसन का काम हमें तमाम करना ही है। राहुल ने कहा, सर टीम अल्फा के साथ साथ क्या हम लोग टीम ड्रैगन को भी अपने साथ ले सकते हैं? अरमान ने गुस्से से फोन पर कहा, अगर तुम्हें अकीरा से मिलना है तो बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। वही अरमान की बात सुनकर राहुल की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उसने मन ही मन कहा, सर को मेरे और अकीरा के बारे में पता है। राहुल ये सब मन ही मन सोच रहा था तभी उसके कानों में अरमान की आवाज पड़े, अरमान राठौड़ की नजरों से कुछ भी नहीं बच सकता, इसलिए मुझसे कुछ भी छुपाने से पहले यह जरूर सोच लेना कि मैं अरमान राठौड़ हूँ। मैं उड़ते हुए चिड़िया के पर गिन लेता हूँ, फिर तुम तो मेरे आसपास ही बकरे की तरह मंडराते हो, तो तुम्हारी हरकतें देखकर मैं नहीं समझूंगा कि तुम क्या कर रहे हो और क्या नहीं। राहुल ने डरते हुए कहा, सर प्लीज आप अकीरा को कुछ मत कीजिए, ये सब मेरी गलती है। उसने मुझसे कहा था कि उन्हें प्यार करने की इजाजत नहीं है और मेरा यकीन मानिए सर, अकीरा मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती, बस मैं उसे दूर से देखकर खुश रहता हूँ। अरमान ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, मुझे तुम्हारी प्रेम कहानी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए बस टीम अल्फा को इन्फॉर्म करो और टीम ड्रैगन हमारे साथ मिशन में नहीं आएगी। इतना कहकर अरमान ने फोन कट कर दिया। अरमान बेड से उठा। उसने एक नज़र सोती हुई सुकून को देखा और कहा, सॉरी एंजल, हमारे दुश्मनों को खत्म करने के लिए मुझे ये कदम उठाना ही होगा। इतना कहकर अरमान बाथरूम में चला गया। बाहर आकर उसने धीरे से सुकून को जगाया क्योंकि वह इस बार सुकून को नाराज नहीं करना चाहता था। सुकून ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने सामने अपनी जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट इंसान को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर हैंडसम। अरमान ने प्यार से उसके माथे को चूमते हुए कहा, गुड मॉर्निंग एंजल। अरमान ने सुकून से कहा, एंजल आज मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है इसलिए मैं अभी निकल रहा हूँ, हो सकता है मुझे आने में आधी रात हो जाए, इसलिए प्लीज मेरा इंतजार मत करना और आज मैं आपको फोन नहीं कर पाऊंगा। सुकून ने पाउट बनाकर कहा, आपको ऐसे कौन से इम्पोर्टेंट काम होते हैं मिस्टर हैंडसम, आपको पता है हमें आपकी कितनी याद आती है। अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, कितनी? सुकून ने अपनी छोटी छोटी बाहें फैलाकर कहा, इतनी ज्यादा। अरमान ने मुस्कुराकर उसके नाक को अपनी नाक से रब करते हुए कहा, मुझे आपकी आपसे ज्यादा याद आती है पर हमारा काम भी तो इम्पोर्टेंट है ना एंजल, और आज आप अपने कॉलेज जा रही हो तो दिन भर आप बिजी ही रहोगी।
सुकून ने मुंह बनाकर कहा, कॉलेज जाना कौन चाहता है, आप ही हो जो मुझे जबरदस्ती वहां पर भेजते हो। सुकून की बात सुनकर अरमान ने सुकून को घूरते हुए कहा, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंजल, इसलिए आपको अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी ही होगी, चाहे अपनी मर्जी से या फिर मेरी धमकी से। सुकून ने मुंह बनाकर अरमान को देखा। अरमान ने फिर से मुस्कुराते हुए उसके माथे पर किस किया और कहा, एंजल मुझे देर हो रही है इसलिए मैं जा रहा हूँ। सुकून ने कहा, मिस्टर हैंडसम मत जाओ, हमें अजीब सा लग रहा है। सुकून की बात सुनकर अरमान के इमोशनलेस चेहरे पर अचानक से चिंता की लकीरें उभर आई। उसने सुकून का चेहरा अपने हाथों में भरकर कहा, क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्या, आपको पीरियड्स हुए हैं। अपनी चिंता करता देख सुकून ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर हैंडसम हमें कुछ नहीं हुआ, बस आप हमारे साथ रहो। अरमान ने कहा, एंजल आज मुझे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है, मैं चाह कर भी आपके साथ आज नहीं रह सकता, पर कल मैं पक्का आपके साथ रहूंगा। सुकून ने कहा, ठीक है। कुछ देर बाद अरमान घर से निकल गया। वही सुकून बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। एक खंड में बाहर से खंडहर दिखने वाला इलाका, पर अंदर एक आलीशान सा घर बना हुआ था जो कि काफी बड़ा था। उसके अंदर इस वक्त अरमान, आहिल, आर्यन और कार्तिक मौजूद थे। उनके सामने एक बड़ी सी स्क्रीन पर डेविडसन की लोकेशन दिखाई जा रही थी। अरमान के बगल में कई सारे कंप्यूटर एक्सपर्ट बैठे हुए थे। हालांकि अरमान भी काफी ज्यादा कंप्यूटर में माहिर था, पर वह अपना सारा समय सिर्फ इस काम में नहीं दे सकता था, इसलिए उसने कई सारे आदमी रखे हुए थे। उन सभी लोगों ने एक साथ कहा, सर डेविडसन मुंबई के बंदरगाह से सिर्फ 5 घंटे की दूरी पर इस वक्त मौजूद है। ये सुनकर अरमान के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वही कार्तिक ने थोड़ी चिंता करते हुए कहा, अरमान क्या इस वक्त डेविडसन पर अटैक करना सही रहेगा, क्योंकि वह भी जानता है कि हम उस पर अटैक करने की फिराक में हैं, और अगर वह इंडिया आ रहा है वह भी यह जानते हुए कि हम यहाँ पर हैं, तो उसमें उसकी कोई बड़ी प्लानिंग छिपी हुई हो सकती है। अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, यही मैं चाहता हूँ। अरमान की बात सुनकर आर्यन ने कहा, पर अरमान इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। अरमान अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डालकर उसने अपना चेहरा कंप्यूटर स्क्रीन के सामने फिर आते हुए कहा, बिना रिस्क के कोई काम करने में मजा नहीं आता आर्यन अंकल, इसलिए आप सब चिंता मत कीजिए। और रही बात डेविडसन से निपटने की, तो वहां मैं अकेला जाऊंगा। अरमान की बात सुनकर आहिल ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, तुम वहां अकेले नहीं जाओगे, तुम्हारे साथ मैं आऊंगा। आहिल की बात सुनकर आर्यन ने कहा, हाँ अरमान, हम तुम्हें वहां अकेले नहीं जाने देंगे। कार्तिक ने कहा, अगर तुम सब लोग जा रहे हो तो मैं यहाँ पर कीर्तन करूंगा, मैं भी आऊंगा। अरमान ने उन तीनों की तरफ देखकर कहा, मैंने कह दिया तो कह दिया, आप में से कोई भी नहीं आएगा, मैं अल्फा के साथ जाऊंगा। अरमान की बात सुनकर आर्यन ने कहा, अरमान टीम अल्फा में अभी सिर्फ 20 मेंबर है, माना कि वह 100 लोगों पर भारी है, पर अगर डेविडसन के लोगों ने उन पर किसी वेपन से हमला किया तो हार हमारी होगी। तुम क्यों ये रिस्क लेना चाहते हो जबकि हमारे पास इतने सारे आदमी हैं। अरमान ने क्रीपी स्माइल के साथ कहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ डेविडसन खुद को जीता हुआ महसूस करे। अरमान की बात आर्यन ने चिंता करते हुए कहा, अरमान अगर जो बात मैं सोच रहा हूँ तुम उस चीज को करना चाहते हो तो इसके लिए मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं हूँ, और मैं ये सब तुम्हें करने भी नहीं दूंगा। आर्यन की बात सुनकर अरमान ने कहा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इस बार वार आर पार का होगा। आर्यन, कार्तिक, आहिल के लाख बार समझाने के बाद भी अरमान किसी की बात नहीं माना, और इसी तरह से रात हो गई। वही सुकून, आरजू और दिव्या का भी कॉलेज का आज का दिन नॉर्मल ही गया, क्योंकि अब ग्रुप में सिर्फ ध्रुव बचा था जो कि कॉलेज आ रहा था, बाकी चारों का कुछ अता पता नहीं था। रात का समय, मुंबई बंदरगाह। यहाँ पर दिन में हजारों शिप आती जाती थी। इस वक्त वो बंदरगाह पूरी तरह से खाली और सुनसान था। तभी वहां पर एक बड़ी सी शिफ्ट आकर रुकी।
शिप पर इंटरनेशनल लोगो लगा हुआ था, जिसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि यह शिप इंडिया की नहीं है बल्कि किसी दूसरी कंट्री से इंडिया आई है। उस शिप पर कई लोग मौजूद थे। उनमें से एक आदमी बाहर निकला। उसने पूरी तरह से बंदरगाह को देखा। उसे सब कुछ सही लगा। उसने अंदर जाकर कहा, बॉस एवरीथिंग इज ओके। उसके बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा, अरमान राठौड़, तुम मेरी नजरों में धूल नहीं झोंक सकते। उस इंसान की बात सुनकर साइड में बैठे इंसान ने कहा, डेविडसन, डू यू थिंक दैट अरमान राठौड़ हैव ट्रैप फॉर अस? उस इंसान की बात सुनकर डेविडसन ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें सोचने की बात क्या है? अरमान राठौड़ जितना चालाक और शातिर है, हमारे लाख छुपाने की कोशिश करने के बाद भी उसे पता चल ही गया होगा कि हम किस वक्त किस शिप से मुंबई आने वाले थे। डेविडसन की बात सुनकर साइड में बैठे आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, काफी खबर है तुम्हें अरमान राठौड़ के बारे में। डेविडसन ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्त के बारे में भले ही कोई जानकारी नहीं हूं, पर दुश्मन के बारे में सब कुछ पता रखना चाहिए। और अरमान राठौड़ से मेरा पुराना हिसाब है जो कि मुझे चुकता करना है। उसकी वजह से मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, हर किसी चीज का हिसाब लेना है मुझे। उस अरमान राठौड़ से उसकी वजह से जो कुछ मैंने खोया है, सब कुछ वापस लेना है। इतना कहकर डेविडसन ने अपने एक आदमी से कहा, उन सभी लड़कियों को एक एक करके बाहर निकालो। उसने अपना सर हिलाया। वह आदमी सीधा शिप में बने बेसमेंट में गया, जहां इस वक्त 100 से ज्यादा टैंकर रखे हुए थे। उसने एक टैंकर खोला। टैंकर के अंदर एक लड़की हाथ पैर रखी हुई थी। उसे देखकर उस आदमी ने जल्दी से उस लड़की को बाहर निकाला। उस लड़की की हालत काफी खराब हो गई थी। उसके चेहरे चोटों के निशान थे। उस आदमी के बाहर निकलते ही उस लड़की को थोड़ा थोड़ा होश आ गया। उसने रोते हुए कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो, क्यों आप सब मेरे साथ यह सब कर रहे हो? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता क्यों कर रही हूँ, तुम्हारे ऐसे ऐश होंगे, हर रोज तुम्हें नए नए आदमी के साथ रातें गुजारने को मिलेंगी। उस आदमी की बात सुनकर उस लड़की ने उसके चेहरे पर थूकते हुए कहा, तुम्हारे जैसे इंसान की जो किसी और की जिंदगी बर्बाद करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। अगर यह इतना ही अच्छा काम है तो अपनी बहन और अपनी बीवी को क्यों नहीं बिठाते कोठे पर? उस लड़की की बात सुनकर उस आदमी के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। उसने कस के एक तमाचा उस लड़की के गाल पर मारा। इसी के साथ वह लड़की लुढ़क कर साइड में गिरी। वहां पर एक पत्थर रखा हुआ था जिस पर उसका सर टकरा गया, क्योंकि वह सबसे पहले रखे हुए टैंकर में थी, जिस वजह से वह आगे की तरफ गिरी। उसके सर से खून बहने लगा। ये देखकर उस बॉडीगार्ड को डर लगने लगा, क्योंकि यह कंसाइनमेंट 200 लड़कियों का था। अगर 200 में से एक भी लड़की को कुछ हुआ तो उसका बॉस उसे जिंदा जला देगा। ये बात वह बॉडीगार्ड अच्छे से जानता था। वह घबराकर उस लड़की के पास घुटनों के बल बैठ गया, पर शायद उसकी किस्मत खराब थी। उस लड़की ने अपनी आखिरी सांसें गिन ली थी। उसके शरीर से जान निकल गई थी। ये देखकर बॉडीगार्ड के माथे पर ठंडा पसीना आने लगा। तभी पीछे से एक और बॉडीगार्ड आया। उसने जब उस लड़की की हालत देखी तब उसने घबराकर कहा, जॉनसन ये क्या हुआ? उस आदमी यानी कि जॉनसन ने घबराकर कहा, मैंने गुस्से में से थप्पड़ मारा और यह साली इस पत्थर पर जाकर गिर गई। अब यह मर चुकी है, मैं क्या करूं? जॉनसन की बात सुनकर दूसरे आदमी ने घबराकर कहा, अब तुझे बॉस के कहर से कोई नहीं बचा सकता। तुझे पता है ना कि रशियन लड़कियों की डिमांड इंडिया में कितनी ज्यादा है, और तूने एक लड़की को ही खत्म कर दिया। जॉनसन ने डरते हुए कहा, अब मैं क्या करूं? उस आदमी ने कहा, एक काम कर, एक टैंकर के अंदर तू बैठ जा। जैसे ही सब टैंकर कर बाहर निकलेंगे, मैं कुछ करके तुझे दूर भगा दूंगा। उस दूसरे बॉडीगार्ड की बात सुनकर जॉनसन ने डरते हुए कहा, पर अगर बॉस को पता चल गया तो? जॉनसन की बात सुनकर उस दूसरे बॉडीगार्ड ने कहा, तुम चिंता मत करो, हम यहाँ से एक लड़की उठाकर कंसाइनमेंट पूरा कर देंगे। उसके लिए हमें कल सुबह तक ये बात बहुत से छुपानी होगी, और वैसे भी यह सभी टैंकर यहाँ से एक बंद फैक्ट्री में ही जाने वाले हैं, और वहाँ का चीफ सिक्योरिटी भी मैं ही हूँ। बॉडीगार्ड की बात सुनकर जॉनसन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, थैंक यू वेरी मच मेरी मदद करने के लिए। उस बॉडीगार्ड ने कहा कि जरूरत
नहीं है, तुम मेरे दोस्त हो और तुम्हारे लिए अगर मैं इतना भी नहीं कर सकता तो दोस्ती किस काम की। कुछ देर बाद जॉनसन उस ड्रम में बैठ गया और दूसरा बॉडीगार्ड बाकी लोगों के साथ एक एक करके उन सभी ड्रम को नीचे उतारने लगा। हर एक ड्रम में रशियन लड़कियां बंद की हुई थी। जैसे इंडियन लड़कियों की डिमांड विदेशों में थी, उसी तरह से इंडिया में रशियन लड़कियों की डिमांड ज्यादा थी। सभी ड्रम बाहर निकलने के बाद डेविडसन अपने दोस्त के साथ बाहर निकला। उस आदमी के चेहरे पर मांस था, बस उसकी नीली आंखें मांस से बाहर झलक रही थी, जिनमें सिर्फ और सिर्फ हैवानियत थी। उस आदमी ने अजीब तरह से हंसते हुए डेविडसन से कहा, कहाँ गया तुम्हारा अरमान राठौड़। डेविडसन ने कहा, चिंता मत करो, वह चुप बैठने वालों में से नहीं है। दोनों ने इतना कहा ही था कि अचानक से वहां पर फायरिंग शुरू होने लगी। डेविडसन ने मुस्कुराते हुए कहा, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। इसी के साथ उन दोनों ने अपनी पेंट की पॉकेट से गन निकाली और वह भी फायरिंग करने लगे। कई सारे बॉडीगार्ड ने दोनों को कवर कर लिया था और वह फायरिंग कर रहे थे, पर सामने से एक करीब 20 से 30 आदमियों की टीम चेहरे पर अजीब तरह का मास्क लगाकर उनकी तरफ ही फायरिंग करते हुए बढ़ रहे थे। उन सब की आंखों में सिर्फ और सिर्फ उन्हें मारने का जुनून नजर आ रहा था। वह लोग काफी प्रोफेशनल लग रहे थे। मेंबर को देखकर डेविडसन के चेहरे पर क्रिपी स्माइल आगे उसने कहा, टीम अल्फा दुनिया की सबसे अच्छी डिफेंस और अटैकिंग टीम में से नंबर 1 पर आती थी, जिसमें सिर्फ 20 मेंबर थे और अरमान इसे ऑपरेट करता था। अरमान राठौड़, इसके बारे में हर कोई जानता था। टीम अल्फा का नाम सुनकर साइड में खड़े आदमी ने कहा, तुम खुश हो रहे हो जबकि तुम जानते हो टीम अल्फा कितनी खतरनाक है। डेविडसन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या करना है। कुछ देर तक लगातार वहां पर फायरिंग होती रही। तभी अचानक से एक आदमी अपने दोनों हाथ फायर गन्स लेकर आगे बढ़ा। ये कोई और नहीं अरमान था। अरमान ने इस वक्त पूरे काले कपड़े पहने हुए थे, उसके चेहरे पर भी एक मास्क था, पर डेविडसन उसे देखते ही पहचान गया था। डेविडसन ने मुस्कुराते हुए कहा, पूरे 6 साल बाद मुलाकात होगी अरमान राठौड़, और हर एक दिन का बदला तुमसे लेना है, क्योंकि इन 6 सालों में जितना मैं तड़पा हूँ उसका अंदाजा तुम्हें भी होना चाहिए। अरमान बिना किसी एक्सप्रेशन के अल्फा को लीड करते हुए फायरिंग करते हुए आगे बढ़ रहा था। अब तक डेविडसन की टीम के कई सारे आदमी मारे जा चुके थे, पर डेविडसन के चेहरे पर एक सेकंड भी मौजूद नहीं थी। डेविडसन के साइड में खड़ा आदमी बिना किसी पर ध्यान दिए सीधा वापस शिप के अंदर चला गया। डेविडसन के आसपास के सारे बॉडीगार्ड्स मर चुके थे, पर डेविडसन बिना किसी टेंशन के आराम से अपनी जगह पर खड़ा था, जैसे उसे अरमान से डर ही ना हो। वही अरमान भी मुस्कुराते हुए आकर डेविडसन के सामने खड़ा हो गया। अल्फा पीछे ही रुकी हुई थी। अरमान ने डेविडसन की आंखों में आंखें डालकर कहा, लगता है तुम्हारे अंदर मेरा डरम खत्म हो गया है। डेविडसन ने अरमान की तरफ देखकर, डर खत्म तो उसी दिन हो गया था जब तुम्हारे लिए मेरे दिल में नफरत जागी थी, और अब ये नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि यह तभी खत्म होगी जब तुम्हारे शरीर से जान निकलेगी। अरमान ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में पकड़ी गन डेविडसन की तरफ उछलते हुए कहा, तो अरमान राठौर भी तुम्हारे सामने हैं और गन भी, हिम्मत है तो चला कर दिखाओ। डेविडसन ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में पकड़ी गन की तरफ देखा और कहा, तुम अभी भी नहीं बदले अरमान। अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, जो वक्त के साथ बदल जाए वह अरमान राठौर नहीं। उसने इतना कहा ही था कि वहां पर एक गन शॉट की आवाज सुनाई दी। इसी के साथ पूरे वातावरण में सन्नाटा छा गया। तो किसने किस पर चलाई थी गोली और कौन है? सुबह के 4 बजे सुकून आराम से कपूर मैंशन में सो रही थी, तभी अचानक से उसके माथे पर पसीना आने लगा। सपने में अरमान उससे दूर जा रहा था और सुकून उसकी तरफ दौड़ते हुए उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, पर अरमान उसे लगातार दूर जा रहा था। अचानक से एक गोली की आवाज आई और अरमान के सीने से खून बहने लगा। इसी के साथ सुकून झटके से उठकर बैठ गई। उसका पूरा चेहरा पसीने से तरबतर था और वह जोर जोर से सांसें ले रही थी।
उसने कहा, मिस्टर हैंडसम कहाँ है? इतना कहकर वह इधर उधर अरमान को देखने लगी। उसके साइड में नहीं था, अब डर के मारे कांपने लगी थी। उसने घड़ी में टाइम देखा, इसके बाद 4 बजे बज रहे थे। उसने रोते हुए कहा, सुबह का सपना तो सच होता है, हमारे मिस्टर हैंडसम कहाँ है? हमें उनसे मिलना है। इतना कहकर सुकून बेड से खड़ी हुई। उसने स्लीपर भी नहीं पहनी और दौड़ते हुए नीचे आ गई। इस तरह से घबराकर चल रही थी कि वह अचानक से सीढ़ियों से होती हुई नीचे लुढ़क कर गिर गई, पर गनीमत ये रही उसे ज्यादा चोट नहीं लगी। फिर भी उसके माथे से हल्का खून निकल रहा था, पर इस वक्त उसे अपने किसी भी चोट का कोई अंदाजा नहीं था। सुकून लगातार अरमान के बारे में सोचते हुए बदहवास सी दौड़ दी जा रही थी। तभी अचानक से उसकी टक्कर किसी के साथ हो गई और दोनों धड़ाम से जमीन पर क्रिकेट। दूसरी तरफ कोई और नहीं, कार्तिक था, जो सुबह सुबह जॉगिंग करने के लिए उठा था। जैसे ही उसने सुकून को इतनी सुबह उठा देखा, उसमें हैरानी से कहा, क्या हुआ प्रिंसेस, इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गई? इतना कहकर उसने सुकून को जमीन से उठाया। कार्तिक की आवाज सुनते हुए उसके गले लग गई। सुकून को रोता देख कार्तिक ने शांति से उसके सर को सहलाते हुए प्यार से कहा, क्या हुआ प्रिंसेस, आप क्यों रो रही हो? सुकून ने रोते हुए कहा, हमारे मिस्टर हैंडसम कहाँ है भाई? हमने बहुत बुरा सपना देखा, हमें उनसे मिलना है। इतना कहकर सुकून रोने लगी। सुकून की बात सुनकर कार्तिक ने प्यार से कहा, कोई बात नहीं प्रिंसेस, सपना तो सपना होता है ना, आप चिंता क्यों कर रही हो? सुकून ने अपना सर ऊपर उठाकर कार्तिक की तरफ देखकर रोते हुए कहा, मिस्टर, हम हमसे दूर जा रहे थे सपने में भाई, और वह सपना हमने सुबह के 4 बजे देखा है। आप जानते हैं ना, दादी कहती हैं सुबह देखा हुआ सपन सच होता है, अगर ऐसा हुआ तो हम मर जाएंगे। सुकून की बात सुनकर कार्तिक ने झट से उसके मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहा, इस तरह की बातें अपने मुंह से नहीं करते प्रिंसेस, और आप चिंता क्यों कर रहे हैं? अरमान को कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वह अरमान राठौड़ है। कार्तिक की बात सुनकर सुकून ने कहा, हमें कुछ नहीं पता, हमें अभी के अभी हमारे मिस्टर हैंडसम को देखना है। कार्तिक के लाख समझाने के बाद भी सुकून उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। आखिर में कार्तिक ने थक हार कर उसे प्यार से लिविंग रूम में सोफे पर बैठाया और उसके बगल में बैठकर अपना मोबाइल निकाला। कार्तिक ने किसी का नंबर डायल किया, उधर से फोन पिक नहीं हो रहा था। यह अल्फा टीम के हेड का नंबर था। कार्तिक के कई बार ट्राई करने के बाद भी उधर से किसी ने फोन नहीं उठाया। अब कार्तिक को भी चिंता होने लगी थी कि आखिर कल रात ऐसा क्या हुआ था जो अरमान घर नहीं लौटा था। वही कार्तिक के चेहरे पर परेशानी के भाव देखकर सुकून फिर से रोने लगी। सुकून को रोता देख कार्तिक ने कहा, प्रिंसेस डोंट क्राई भाई, है ना, मैं अभी पता करता हूँ अरमान कहाँ है। इतना कहकर उसने टीम अल्फा के दूसरे मेंबर को फोन किया, पर किसी ने फोन नहीं उठाया। इसी तरह से कार्तिक ने लगातार टीम अल्फा के सभी मेंबर को फोन किया, पर कोई फोन नहीं उठा रहा था। अब कार्तिक को भी घबराहट होने लगी थी। वही कार्तिक के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अब सुकून की आंखों से झरने की तरह आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, हमारे मिस्टर हैंडसम ठीक है ना भाई? कार्तिक को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे, क्योंकि अरमान कहाँ है ये खुद उसे भी नहीं पता था। पर वह इस तरह से अपनी प्यारी बहन को रोते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए उसने प्यार से कहा, आप चिंता मत कीजिए प्रिंसेस, अरमान जहाँ कहीं होगा ठीक होगा। अगर उसे पता चला कि आप उसके बगैर इतना ज्यादा रो रही थी तो वह आप पर गुस्सा करेगा। क्या आप चाहती हैं कि अरमान आप पर गुस्सा करें? सुकून ने रोते हुए कहा, हमें रोना आ रहा है भाई, हमारे सपने में मिस्टर हैंडसम हमसे दूर जा रहे थे और पता है किसी ने उनके सीने पर गोली मारी। इतना कहकर सुकून फिर से रोने लगी। सुकून की बात सुनकर एक पल के लिए कार्तिक भी डर गया था, फिर उसने खुद को संभाल कर, सपने सपने होते हैं और हकीकत सपनों से बहुत अलग है, इसलिए सपनों की दुनिया में जीना बंद कर दो, क्योंकि अब आप बड़ी हो चुकी हो। कार्तिक की बात सुनकर सुकून ने कहा, हमें कुछ नहीं पता, हमें हमारे मिस्टर हैंडसम को देखना है। आप हमें बताओ कि वह कहाँ है, नहीं तो हम खुद उन्हें ढूंढने चले जाएंगे।
अरमान ने चिंता भरी आवाज में कहा, प्रिंसेस अभी सिर्फ सुबह के 4 बजे हैं और इस वक्त आप कहाँ जाना चाहती हो। सुकून ने डिटर्मिनेशन के साथ अपने आंसू पोंछते हुए कहा, हमारे मिस्टर हैंडसम जहाँ होंगे हम वहीं जाएंगे क्योंकि हमें उन्हें देखना है। इतना कहकर वह अपनी जगह से खड़ी हुई और बाहर की तरफ दौड़ने लगी। कार्तिक उसके पीछे दौड़ा। उसने सुकून को कमर से पकड़कर उठाते हुए कहा, आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रही हो प्रिंसेस, आप बाहर इस तरह से अकेली नहीं जा सकती, बाहर खतरा है। सुकून ने कहा, खतरा तो हमारे मिस्टर हैंडसम पर भी है ना, फिर वह क्यों गए? अगर उन्हें हमारी कोई कदर नहीं है तो हम उनकी बात क्यों माने? सुकून की बात सुनकर अरमान को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, पर वह इस तरह से सुकून को बाहर भी नहीं जाने दे सकता था क्योंकि कपूर से फैमिली के दुश्मन हमेशा इसी फिराक में रहते थे कि उनकी इकलौती बेटी सुकून किसी तरह से उनके हाथ लग जाए और वह कपूर फैमिली को ब्लैकमेल करके उनका बिजनेस हत्या ले। सुकुन मानने को तैयार नहीं थी। आखिर में कार्तिक ने हार मानते हुए कहा, ठीक है प्रिंसेस, मैं आपके साथ चलूंगा, पहले आप मुझे ये तो बताओ कि अरमान कहाँ है। कार्तिक की बात सुनकर सुकून ने मायूस चेहरा बनाकर कहा, हमें नहीं पता पर हम उन्हें ढूंढ लेंगे। कार्तिक ने प्यार से उसके गालों को अपने हाथों में भरकर कहा, आप बस कुछ वक्त इंतजार करो, मैं आपको अरमान ठीक है ये खबर पक्का दूंगा, बस आप जिद छोड़ दो। प्रिंसेस सुकून ने कहा, पर हमें हमारे मिस्टर हैंडसम को देखना है भाई, हमें बहुत बुरा लग रहा है, हमारा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा है, जब तक हम हमारे मिस्टर हैंडसम को अपने सामने सही सलामत नहीं देखेंगे हमें चैन नहीं मिलेगा भाई। सुकून की बात सुनकर कार्तिक ने प्यार से उसे अपने सीने से लगाकर कहा, ठीक है आप यही बैठो, मैं कुछ पता करता हूँ। सुकून में एक बार कार्तिक की बात मानी पर उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे और उसकी दिल की धड़कनें हमेशा से काफी ज्यादा बढ़ी हुई थी, जिसे सुकून नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी पर उसका दिल जैसे आज बगावत पर उतर आया था। सुकून की आंखों से आंसू और हाथ पैर कांप रहे थे। उसने अपनी रोती हुई आवाज में कहा, कहाँ हो मिस्टर हैंडसम, आप प्लीज हमारे पास आ जाओ, हम आपके बिना नहीं रह सकते। इतना कहकर उसने कसके अपनी आंखें बंद कर ली। वही उसे इस बात का पता भी नहीं चला कि कब वह रोते रोते और अपना सर सोफे पर टिका है सो ही गई। वही कार्तिक उसके बगल में बैठकर किसी को लगातार मैसेज कर रहा था, उधर से जवाब ही नहीं मिल रहा था। कार्तिक ने गुस्से से कहा, इस सब के सब कहाँ मर गए, कोई मेरा फोन नहीं उठा रहा। इतना कहकर उसने अपना मोबाइल उठाया और फिर से आर्यन को फोन किया। मल्होत्रा मेंशन में इस वक्त आर्यन भैरवी और आर्या को गले लगा कर सो रहा था। जैसे ही मोबाइल बजा वह झट से उठकर बैठ गया। उसने जल्दी से अपना मोबाइल उठाकर देखा, वहां पर कार्तिक का नंबर शो हो रहा था। आर्यन ने हैरानी से कहा, कार्तिक इतनी सुबह सुबह क्यों फोन कर रहा है? इतना कहकर उसने जल्दी से फोन उठाया। उधर से कार्तिक नहीं चिंता भरी आवाज में कहा, आर्यन अंकल, क्या आपको अरमान के बारे में कुछ पता है? आर्यन ने हैरानी से कहा, क्यों, क्या हुआ? अरमान ने कहा, अल्फा टीम में किसी का फोन नहीं लग रहा और ना अरमान फोन उठा रहा है, हमें अरमान के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कार्तिक की बात सुनकर आर्यन धीरे से बेड से खड़ा हुआ और कमरे से बाहर निकलकर उसने चिंता भरी आवाज में कहा, है ये तुम क्या कह रहे हो? कार्तिक ने एक नजर सोफे पर सुकून के साथ सो रही सुकून को देखा, जिसके चेहरे पर अभी आंसू के निशान थे और परेशानी नजर आ रही थी। उसने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने काफी बार ट्राई किया पर हमारा कांटेक्ट अरमान के साथ हो ही नहीं पा रहा है। क्या आपको डेविडसन के बारे में कोई खबर है? आर्यन ने कहा, मैंने अपने आदमी टीम अल्फा और अरमान के पीछे भेजे थे पर उनमें से भी किसी का कोई अता पता नहीं है। वहाँ क्या हुआ इस बारे में कोई नहीं जानता और मुझे डेविडसन के बारे में भी कोई खबर नहीं है। फिलहाल रुको, मैं आहिल से पूछकर देखता हूँ। इतना कहकर कार्तिक ने आहिल को भी फोन किया। दूसरी तरफ से आहिल ने लंबी सांसें लेते हुए कहा, क्या हुआ? आहिल इस वक्त जिम में एक्सरसाइज कर रहा था। आहिल की आवाज सुनकर फोन पर कार्तिक और आर्यन ने एक साथ कहा, अरमान कहाँ है? आहिल
एक साथ दोनों का सवाल सुनकर आहिल एक पल के लिए झेप गया, फिर उसने कहा वह जहां भी होगा ठीक होगा, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? कार्तिक ने गुस्से से कहा क्योंकि टीम अल्फा के किसी मेंबर का फोन नहीं लग रहा, यहाँ तक अरमान का भी फोन नहीं लग रहा। वहां पर क्या हुआ और क्या नहीं हम में से कोई नहीं जानता। आर्यन अंकल ने पीछे से अपने आदमी भेजे थे, उनमें से सभी लापता है, आहिल ने नॉर्मली कहा। वहां पर क्या हुआ इस बारे में सिर्फ वहां मौजूद लोग जानते हैं और हम चाहकर भी वहां क्या हुआ यह नहीं जान सकते, इसलिए हमें बस इंतजार करना होगा क्योंकि अरमान जब तक नहीं चाहेगा हमें उसके बारे में कोई खबर नहीं होगी। कार्तिक ने चिंता करते हुए कहा पर प्रिंसेस को बहुत बुरा सपना आया था कि अरमान पर किसी ने गोली चला दी और अरमान उसे दूर जा रहा है, इसलिए प्रिंसेस आधी रात को उठकर घर से बाहर निकल रही थी। ये तो अच्छा हुआ मैं हॉल में मौजूद था, हमें जल्दी से जल्दी अरमान के बारे में पता लगाना होगा वरना मैं प्रिंसेस को संभाल नहीं पाऊंगा। कार्तिक की बात सुनकर आहिल ने शांति भरी आवाज में कहा तुम्हें संभालना होगा उसे क्योंकि हम नहीं जानते अरमान कहाँ है और वहां पर क्या हुआ। कार्तिक ने कहा मुझे पता था वो कमीना ऐसा ही कुछ करेगा, इसलिए मैं उसके साथ जाना चाहता था पर उसने आने से साफ साफ मना कर दिया, पर आज ये नौबत नहीं आती। कार्तिक की बात सुनकर आहिल ने कहा हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अरमान की बात हम नहीं टाल सकते। कार्तिक ने गुस्से से कहा एक बार यह कमीना वापस आ जाए फिर मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। सुबह के 7 बजे सुकून धीरे से उठकर बैठ गई। इस वक्त वह फिर से अपने कमरे में थी, शायद कार्तिक उसे लेकर आया था। उठते ही उसके दिमाग में सबसे पहले अरमान का ख्याल आया और वह जल्दी से बड़े से खड़ी हुई, तभी कमरे के अंदर कार्तिक अपने हाथ में कुछ लेकर आया। उसे देखते ही सुकून जल्दी से खड़ी हुई और उसने कहा हमारे मिस्टर हैंडसम वापस आ गए भाई। कार्तिक ने कोई जवाब नहीं दिया और सुकून के पास बैठकर कहा पहले आप ये खा लो। उसके हाथ में कटा हुआ एप्पल और ऑरेंज जूस था जिसे देखकर सुकून ने कहा हमें कुछ नहीं कहा ना, हमें बस हमारे मिस्टर हैंडसम को देखना है, आप हमें बताओ वह कहाँ है। कार्तिक ने कहा अरमान किसी इम्पोर्टेंट काम से बाहर गया है इसलिए इस वक्त तुम्हारा कांटेक्ट उसके साथ नहीं हो सकता। कार्तिक की बात सुनकर सुकून ने रोते हुए कहा हमें कुछ नहीं पता, हमें हमारे मिस्टर हैंडसम को देखना है, उनसे बात करनी है वरना हम कुछ नहीं खाएंगे। सुकून ने जिद्दी बच्चे की तरह अपने आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा। अपनी बहन को इस तरह से रोता देख कार्तिक के दिल में दर्द हो रहा था पर वह इस वक्त चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। उसने गुस्से से मन में कहा अरमान कहा है तू, तेरी वजह से मेरी प्रिंसेस को प्रॉब्लम हुई तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वही सुकून की आंखों से आंसू बह रहे थे, उसने कस के अपनी आंखें बंद की। उसकी आंखों के सामने फिर से वह नजारा देखने लगा जब अरमान उसे दूर जा रहा था और किसी ने अरमान के सीने पर गोली मार दी थी। अरमान के सीने से लगातार खून निकल रहा था। ये देखते ही सुकून में जल्दी से अपनी आंखें खोली और कार्तिक की तरफ देखकर रोते हुए कहा भाई प्लीज हमें बस एक बार हमारे मिस्टर हैंडसम से मिलवा दो, उसके बाद हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, हम आपसे किसी चीज की जिद भी नहीं करेंगे भाई प्लीज। सुकून काफी ज्यादा गिड़गिड़ाकर यह सब कार्तिक से कह रही थी। अपनी बहन को इस तरह से अपने आगे रोता देखकर कार्तिक का दिल हजार टुकड़ों में टूट गया था, पर वह करता है क्या क्योंकि उसे खुदा अरमान के बारे में कोई खबर नहीं थी। उसने अपने सभी कांटेक्ट का यूज करके अरमान का पता लगाने को कहा था पर अभी तक कुछ पता नहीं चला था। वही उस बंदरगाह पर न शिप मौजूद थी ना कोई इंसान, ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर कभी कुछ हुआ ही ना हो, वहां पर हमेशा की तरह शांति ही थी। इस बात से सभी लोग हैरान थे क्योंकि कार्तिक जानता था कल यहीं पर अरमान टीम अल्फा के साथ डेविडसन पर अटैक करने के लिए गया था, पर वहां पर किसी इंसान के होने का सबूत ही नहीं मिला। वह जगह पूरी तरह से वीरान और खाली थी और हर रोज की तरह वहां पर अब अपना डेली काम शुरू हो चुका था। कार्तिक को अब सच में अरमान की चिंता हो रही थी।
इसी तरह से आज का दिन बीत गया। सुकून ने ना पानी पिया ना खाना खाया, उसकी हालत काफी खराब थी। वहीं रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थी, पर अरमान का कोई पता नहीं चला था। कार्तिक काफी कोशिश कर रहा था अरमान के बारे में पता करने की, पर उसे अरमान के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। इस वक्त सुकून अपने बेड पर अरमान की फोटो लेकर बैठी हुई थी। वह रोते हुए फोटो को देखकर कह रही थी, आप कहाँ हो मिस्टर हैंडसम, बस एक बार आ जाओ, हम कभी आपसे गुस्सा नहीं होंगे, आपको अपनी एंजल की बिल्कुल चिंता नहीं है ना। इतना कहकर सुकून अरमान की फोटो पर अपने होठों से किस करने लगी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वहीं उसके पास ही आरजू और दिव्या बैठी हुई थी, जो उसकी हालत देखकर चिंता में लग रही थी, क्योंकि सुकून का चेहरा रोने की वजह से लाल पड़ गया था और उसका शरीर भी धीरे धीरे तपने लगा था। वह जानती थी कि अरमान को लेकर सुकून कितनी ज्यादा सेंसिटिव है। लीना जी और आयशा जी ने काफी कोशिश की, पर सुकून मानने को तैयार ही नहीं थी। वह बस एक चीज की रट लगाकर बैठी थी कि जब तक अरमान को नहीं देख लेती, वह ना पानी पिएगी ना खाना खाएगी। सुकून का गला भी सूख चुका था, इसलिए अब उसकी आंखों से सिर्फ आंसू निकल रहे थे, मुंह से एक भी आवाज नहीं निकल रही थी। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहने वाले सुकून को इस तरह से रोता देख सभी लोग परेशान थे। वही कार्तिक अपनी पूरी ताकत जुटाकर अरमान के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा था, पर उसे अभी तक कोई खबर नहीं मिली थी। अब किसी अनहोनी के डर से उसका दिल भी काफी ज्यादा घबरा रहा था। आर्यन भी कोशिश कर रहा था अरमान के बारे में जानने, पर उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी कार्तिक कमरे के अंदर आया और उसने सुकून को रोता देख प्यार से उसे गले लगाकर कहा, प्रिंसेस आप रोना नहीं, आपके एमआर हैंडसम बिल्कुल ठीक होंगे। सुकून रोते हुए, हमें उनसे मिलना है। कार्तिक की बात सुनकर सुकून ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर कार्तिक को देखते हुए कहा, पहले आप हमारी उनसे बात कराओ, उन्होंने कल से हमें एक बार भी फोन नहीं किया, ऐसा वह कभी नहीं करते ना, फिर क्यों किया अब। कार्तिक सुकून को गले लगाकर खड़ा था, तभी उसका मोबाइल बजा। उसने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला। मोबाइल पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने जल्दी से मोबाइल उठाकर अपने काम पर लगाया और कहा, अरमान की कोई खबर मिली? उधर से किसी ने कुछ कहा, जिसे सुनकर कार्तिक के हाथ से मोबाइल छूटकर जमीन पर गिर गया और वह किसी मूर्ति की तरह अपनी जगह पर ही खड़ा था। उसके हाथ, जो सुकून के सर को सहला रहे थे, अचानक से नीचे सरक गए और वह ब्लॉक होकर अपनी जगह पर खड़ा था। उसका ये रिएक्शन देखकर आरजू और दिव्या भी घबरा गए। वहीं सुकून ने जब कार्तिक को इस तरह से देखा, तब उसने रोते हुए कहा, हमारे मिस्टर हैंडसम कहाँ है भाई? कार्तिक के मुंह से कोई जवाब नहीं निकल रहा था। आखिर क्या हुआ था डेविडसन और अरमान के बीच, और क्या सुकून का सपना होगा सच? किसका फोन था जो कार्तिक की ऐसी हालत हो गई? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।